हेलो गाइस एंड गर्ल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कभी कभी सुना होगा कि रेपो रेट के चेंजेस होने की वजह से शेयर मार्केट कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया। तो रेपो रेट क्या होती है, इसको कौन डिसाइड करता है, ये कितने टाइम के बाद रिव्यू की जाती है, और ये किस तरह से शेयर मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल कर रही है, और किस तरह से जो है जीडीपी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रेपो रेट क्या होती है, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको कौन डिसाइड करता है और कितने टाइम में इसको रिव्यू किया जाता है। तो देखिए, 2016 से पहले जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, वही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड कर देते थे। ऑब्वियसली उनके पास डेटा और टीम होती थी ये सब डिसाइड करने के लिए, लेकिन 2002 के बाद से एक मांग उठ रही थी कि एक ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए जो मोर एफिशिएंट और मोर ट्रांसपेरेंट वे में इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करे, ताकि जो है इन्फ्लेशन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो 2016 में मोदी सरकार ने इस एक कमेटी को गठित किया जिसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हिंदी में मौद्रिक नीति आयोग कहते हैं। इसमें मेनली 6 मेंबर होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई बैंक के और 3 होते हैं सरकार के द्वारा चयनित या मनोनीत। जो 3 मेंबर आरबीआई के हैं उनमें से एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, दूसरे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरे हैं आरबीआई के डायरेक्टर। और यहाँ पर जो बाकी 3 मेंबर्स हैं वो जो सरकार ने डिसाइड किए 2016 में, उनमें से एक है आशिमा गोयल, दूसरे हैं शशांक भिड़े, और तीसरे हैं जयंत वर्मा। ये तीनों ही इकोनॉमिस्ट हैं जो इस विषय की अच्छी समझ रखते हैं। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो देखिए, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नीचे किसी भी बैंक लाइक एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक को लोन देता है, तो वो जो लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेपो रेट कहा जाता है। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं या उसको उधार देते हैं, तो वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई को उधार दे रहे हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो आज की तारीख में करंटली रेपो रेट 4% की है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% की है। तो देखिए, यहाँ पर रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है, क्योंकि आरबीआई जब पैसा दे रहा है तो वो बैंक की ज़रूरत थी, इसलिए बैंक ने वो पैसा लिया था। लेकिन जब आरबीआई पैसा ले रहा है बाकी बैंकों से, तो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बाकी बचे हुए जो बैंक है वो कुछ इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, क्योंकि उस पैसे का वो और कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो वो आरबीआई को दे देते हैं। तो इसलिए आरबीआई उस पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू उनको पैसा देता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है रेपो रेट को चेंज करके महंगा देश में महंगाई की दर को बढ़ा या घटा सकती है, या कैसे कंट्रोल कर सकती है, और किस तरह से जीडीपी को प्रिडिक्ट कर सकती है कि आने वाले कुछ सालों में जीडीपी कैसे ग्रो करेगी। वहीं शेयर मार्केट जो है रेपो रेट के चेंज होने से कैसे रिएक्ट करता है, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। बट इसके पहले हम ये समझते हैं कि महंगाई देश में किस हिसाब से, किस तरह से बढ़ती है और कैसे उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी। तो देखिए, मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं जो कि 50 लाख का है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैंक के पास और होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करेंगे। मान लीजिए अगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मान लीजिए 5% या 6% ही है, तो आप वो होम लोन ले लेंगे और जो है अपना सामान लेके, अपना पैसा लेकर के जो है अपना घर खरीद लेंगे 50 लाख का। और इस तरह से बहुत सारे लोग भी यही करेंगे कि 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिल रहा है, सभी लोग होम लोन ले लेंगे और जा करके क्या है, घर खरीदना कर कोशिश करेंगे। अब जो घर खरीदने वाला बंदा है, जो बिल्डर है, वो सोचेगा कि 50 लाख में मेरा घर बिक रहा है और सारे लोग डिमांड कर रहे हैं लेने की, तो क्यों ना मैं घर को महंगा कर दूँ। तो वो 50 लाख की जगह 55 लाख का घर बेचना शुरू करेगा। तो अभी भी लोन वापस वही है कि लोन सस्ता मिल रहा है, आएंगे और 55 लाख का भी लेने की कोशिश करेंगे। अगर 55 लाख पे भी बिल्डर और बढ़ा करके उसको 60 लाख का कर देता है, तो अभी भी अगर लोन सस्ता है तो लोग वापस वही लोन लेंगे और 60 लाख का घर खरीदेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जहाँ घर की वैल्यू 50 लाख की थी, लेकिन क्या है कि लोन सस्ता मिल रहा है, लोग ले पा रहे हैं, तो वो जा जा करके क्या है कि घर खरीद रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, तो वो जो है बिल्डर भी उसका रेट बढ़ा दे रहा है। तो इस तरह से क्या है, महंगाई बढ़ गई है। अब मान लीजिए इसको अगर महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है सरकार, तो सरकार क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। मान लीजिए आज 4% है, तो उसको वो मान लीजिए 8% कर दिया रेपो रेट को। तो अब बैंक जो है फर्दर जब कस्टमर को लोन देगा तो 8% से ऊपर ही देगा, क्योंकि 8% से नीचे दिया तो उसको खुद को घाटा हो जाएगा, क्योंकि 8% से ऊपर तो रिजर्व बैंक उससे लोन ले लेगा, पैसा ले लेगा। तो वो 8% से ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा होम लोन का, यानी कि वो करीब 10% या 12% रखेगा। अब क्या होगा, आपको घर खरीदना है, आप जाएंगे, आपने पता किया होम लोन 10% 12%, तो अब आप मना कर देंगे भैया लोन वोन नीचे ही, अब हम ऐसे ही बैठेंगे। तो अभी क्या होगा कि फिर जो है बिल्डर को भी पता चल गया कि कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है खरीदने के लिए, कोई घर खरीद ही नहीं रहा है, तो वो भी फिर जो है वापस से 60 लाख का
जो घर है उसको वापस से थोड़ा थोड़ा कम करके नीचे आएगा कि चलो ठीक है, कोई खरीद नहीं रहा है, 50 लाख का वापस बेचते हैं। तो इस तरह से महंगाई कंट्रोल में आ गई है। ओके, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई को कम किया जा सकता है तो सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है? मतलब रेपो रेट को और ऊपर बढ़ा दिया जाए ताकि मार्केट में किसी के पास ज़्यादा पैसा ही नहीं होगा और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी ही नहीं, पब्लिक भी खुश हो जाएगी कि महंगाई जो है बढ़ नहीं रही है। तो वो अच्छी बात है, ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो पूरे देश को वो महामंदी या रिसेशन की तरफ धकेल देगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप खुद अपने आप पे एग्जांपल लीजिए, आपके मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी सैलरी है 50,000, आपका सारा खर्चा निकालने के बाद मान लीजिए खर्चा 25,000 हो जाता है और आप बचे हुए 25,000 को आप सोचते हैं कि मैं इसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूं ताकि फ्यूचर में इस पे मैं कुछ रिटर्न ले पाऊं। अब मान लीजिए कहीं चीज़ें महंगी हो ही नहीं रही है साल दर साल, मान लीजिए आज जो चीज़ 100 रुपये की है वो 5 साल बाद भी 100 रुपये की ही हो, या मान लीजिए आज आपने घर खरीदना है 50 लाख का और 5 साल बाद भी वो 50 लाख का ही रहे और 10 साल बाद भी वो 50 लाख का ही रहेगा, तो फिर आज आप उसको क्यों खरीदेंगे, क्यों उस घर को खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे? तो लोग उससे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। दूसरा, काम करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे पास पैसे हैं और चीज़ें उतनी आसानी से मिल जा रही है, तो मैं क्यों ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे भागूँ। तो लोग ज़्यादा पैसा कमाने या ज़्यादा इन्वेस्ट करने की तरफ नहीं भागेंगे। तो एक तरह से वो एक सैचुरेशन मोड में आ जाएंगे, जैसा विकसित देशों के साथ होता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है। वहाँ पे जो है महंगाई की दर भी उतनी नहीं होती जितनी हमारे देशों में होती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन की रेट कम होती है, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है, सब लोग सेटिस्फाइड है अपनी इस जॉब के साथ और अपने पैसे के साथ, और उनको ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे होता क्या है कि जब मार्केट में आपने पैसा को रोक लिया, लिक्विडिटी मार्केट में कम कर दी, तो अब आप क्या है कि पब्लिक भी जाए कंपनीज़ का माल खरीद नहीं रही है, कंपनीज़ का प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो उनका प्रॉफिट नहीं होगा तो उनके धंधे बंद होने लगेंगे, और उनके धंधे बंद होने लगे, बिजनेस बंद होने लगा, तो वो एक रिसेशन की तरफ धकेल दिया जाएगा इकोनॉमी को। इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि अब रेपो रेट को लगातार बढ़ाती चली जाए और महंगाई को लगातार कम करती चली जाए, ऐसा पॉसिबल सिनारियो नहीं है। लेकिन देखिए, अभी सरकार ने रेपो रेट को बढ़ाते ही क्या किया, मार्केट में पैसा कम कर दिया, मतलब लोगों के पास लोन के रूप में पैसा पहुंचा ही नहीं, इस तरह से जो है महंगाई बढ़ी नहीं। तो महंगाई को तो कंट्रोल कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, यानी कि वो ज़रूरी चीज़ें भी मोल भाव कर कर के खरीदेंगे, तो कई सारी चीज़ें वो नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी जो है लैपटॉप बना रही है या कोई लग्जरी आइटम बना रही है, तो लोग वो नहीं खरीदेंगे। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो कंपनी का माल वो नहीं खरीदेंगे, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। कंपनी का माल नहीं बिका मतलब उनकी प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो अगर प्रॉफिट कम हुआ तो शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह से रेपो रेट के बढ़ने की वजह से शेयर मार्केट में उसको नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है, क्योंकि शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो शेयर नीचे जाएगा। तो रेपो रेट के बढ़ने से शेयर की वैल्यू नीचे जाती है, इसलिए शेयर मार्केट को रेपो रेट का बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। वहीं इसका उल्टा, अगर रेपो रेट कम कर दी जाती है, जो मान लीजिए आज 4% की है और रेपो रेट सिर्फ 2% कर दिया जाएगा, तो होम लोन भी सस्ता हो जाएगा, 8% की जगह 6% हो जाएगा और लोग ज़्यादा होम लोन खरीदेंगे या दूसरा कोई पर्सनल लोन या कार लोन खरीदेंगे और ज़्यादा जो है अपना सामान खरीदेंगे। तो पब्लिक के पास पैसा आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई मार्केट के अंदर, और वो जो है सामान खरीदे कंपनी का, तो सामान खरीदते इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रेपो रेट के कम होने से शेयर मार्केट उछलता है। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी को कैसे कंट्रोल कर सकती है सरकार। तो उससे पहले हम जीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी एक्चुअल में किसी एक रीजन के अंदर, मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर या किसी देश के अंदर, एक यानी कि एक बाउंड्री के अंदर, एक साल के अंदर उन्होंने जितना प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं उनको बेचने पे जितना पैसा उन्होंने कमाया है उसको जीडीपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जितने भी किसान खेती बाड़ी कर रहे हो वो अपना चावल, धान, गेहूँ वगैरह सब उगाने के बाद उसको बेचने के बाद जितना भी उससे पैसा कमा पाते हैं, मान लीजिए 1 लाख करोड़ उन्होंने पैसा कमाया ये सब धान बेच के, तो वो एग्रीकल्चर का जीडीपी हो गया। सिमिलरली अगर कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो वो साल भर में उसने जितने मोबाइल बनाए हैं और उसको बेचने के बाद जितना पैसा आया है उसके पास, वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई चाइना की कंपनी है या कोई यूएस की कंपनी है, वो बाहर से आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करके वहाँ पे प्रोडक्शन करती है, तो क्या वो जो प्रोडक्शन करने के बाद वो जो कॉस्ट आ रही है वो भी यहीं की जीडीपी में जुड़ेगा वो, या फिर वो चाइना की जीडीपी में जुड़ेगा? तो देखिए, ये इंडिया की बाउंड्री के अंदर बनाया गया आइटम है, इसलिए वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। तो बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर की कंपनीज अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो वो जीडीपी को बढ़ाती है। लेकिन आप कहेंगे कि उससे प्रॉफिट तो बाहर की कंपनीज को ही हो रहा है। अगर चाइना की कंपनी यहाँ मोबाइल बना रही है और यहाँ पे पैसा बना रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ की जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन उसने जो है प्रॉफिट कहाँ किया है?
चाइना के अंदर किया या बाहर के देशों में अपना प्रॉफिट चला गया। तो इस तरह से जब भी सरकार ये चाहती है कि बाहर से कंपनियां यहाँ आए तो वो जीडीपी को बूस्ट करने में फ़ायदा करती है। आज की तारीख में मोदी जी सपना देख रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में इंडिया की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन जीडीपी बन जाए, यानी कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर की जीडीपी बन जाए। तो अभी देखिए इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी जीडीपी जो है अमेरिका की है, वो लगभग 19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी है। और वहीं चाइना दूसरे नंबर पे 12 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ है। और चाइना जो है जापान जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4.8 ट्रिलियन की जीडीपी है उसकी। तो इंडिया चाह रहा है कि अगले 5 सालों में वो जापान से ऊपर जा सकता है और 5 ट्रिलियन की अपनी जीडीपी बना सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट होते हैं या डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनकी जीडीपी उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन भी कम होती है। तो जहाँ इन्फ्लेशन कम होगी वहाँ पे ग्रोथ भी कम होती है। तो इसलिए इंडिया की पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना के बाद तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। लेकिन हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से इस फिगर को डिवाइड कर देंगे अगर, तो 1 पर्सन की जीडीपी यानी 1 पर्सन की इनकम, या उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए जो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है वो बहुत कम हो जाती है। वहीं यूएस में पॉपुलेशन कम है या यूरोप की पॉपुलेशन कम है, तो उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ा रहता है। इसी तरह से वर्ल्ड जीडीपी में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, लगभग 24% की कंट्रीब्यूशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स का, और हमारा सिर्फ 3% का है। तब देखिए जब भी रेपो रेट कम होता है तो क्या है, लोन सस्ता मिल जाएगा मार्केट में, तो लोग ज़्यादा अपनी मशीनरी बना पाएंगे, लोग अपना ज़्यादा बिजनेस लगा पाएंगे, ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो इसकी वजह से ज़्यादा जीडीपी बढ़ जाती है। तो रेपो रेट के कम होने से जीडीपी बढ़ती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एनालाइज किया है कि कैसे रेपो रेट के चेंज होने से बाकी चीज़ें अफेक्ट होती है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।